अध्याय 946 मातृभूमि के लिए। 2। मैं समझ गया। विक्टर ने सिर हिलाया। आप बहुत चतुर हैं, जैसा कि अंडरवर्ल्ड की देवी से उम्मीद की जाती है। द एंड के ड्रैगन की सबसे ज्यादा चाहत वाली दो चीजें देकर उसने ड्रैगन के साथ दो एहसान हासिल किए थे। चाहे कोई एंड का हो या ना हो, ड्रैगन का सार बना रहा, और वे गर्वित प्राणी थे जो अजनबियों को आसानी से एहसान नहीं देते थे। हेला ने इस विशेषता को अच्छी तरह से समझा और इसके आधार पर योजनाएं बनाई। हालांकि ये भी एक मूर्खतापूर्ण कदम है। यह देखते हुए कि यह ड्रैगन कितने समय से अलग थलग है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसने हेला को मार दिया हो, विक्टर ने सोचा। हालांकि मेरा मानना है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे हेला से परिचय का एहसास हुआ था। आखिरकार, एक जैसे पक्षी न होने के बावजूद, वे शक्ति का एक ही स्रोत साझा करते हैं। हेला भावशून्य रही, उसने विक्टर की प्रशंसा पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने उस आयाम से सच्चे ड्रैगन को निकालने में कैसे कामयाबी हासिल की? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उसे वास्तव में उस जगह से बाहर नहीं लाया। मैंने बस एक दरार खोल दी, और वह अपने आप बाहर आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ उस आयाम में दरार पैदा करने में खर्च कर दी। हाँ, आयाम के गुणों के कारण मुझे यकीन है कि छोटी दरार पहले से ही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये तो आशाजनक है। होनहार। क्यों? एक आयाम जो इतना शक्तिशाली हो कि वह स्वयं की मरम्मत कर सके और अंतिम ऊर्जा तक पहुंच के बिना प्राणियों को प्रवेश करने से रोक सके, वह संचालन का आधार स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान है ना? हिला उन शब्दों को सुनकर चुप हो गई। उसने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था, क्योंकि वह आयाम शुद्ध अंधकार से बना था और उसमें केवल विश्व वृक्ष की जड़ें ही थीं। जैसे ही उसने पलक झपकाए, उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है, और वह उस स्थान के सामने थी जहां उसने अनुष्ठान किया था। क्या? हेला के पास कुछ भी कहने या सवाल करने का समय ही नहीं था जब उसने विक्टर को यह कहते सुना, मैंने इस आयाम की खोज करते हुए ये स्थान पाया। मुझे वह दिशा बताओ जहां तुमने आयाम में दरार खोली थी। इधर उधर फेंके जाने पर आहें भरने की इच्छा को दबाते हुए, हेला ने अपने शरीर को देखते हुए बस उस दिशा की ओर इशारा किया, जहां उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। मैंने कपड़े कब बदले? उसने जो साधारण पोशाक पहनी हुई थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी जगह गर्म कपड़े आ गए थे। विक्टर ने उस दिशा में देखा, जिधर हेला ने अपनी ड्रैकोनिक आंखों से इशारा किया था, और उसकी नजर आयामों के बीच की खाई को पार करते हुए एक छोटे आयाम पर जा टिकी। खैर, उनके मानकों के हिसाब से यह छोटा था। यह जगह भूतपूर्व रूस के आकार की थी। उनकी नजरें पूरे आयाम और विश्व वृक्ष की जड़ों को कवर करने वाली अंतिम ऊर्जा पर केंद्रित थीं, जिन्हें दांतों से अच्छी तरह से कुतर दिया गया था। यह सोचना कि ऐसी बात घटित होगी, विक्टर ने हल्के आश्चर्य में कहा जब उसने विश्व वृक्ष की जड़ों से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का रिसाव होते देखा। ऊर्जाएं जो अंतिम ऊर्जा के साथ विलीन हो रही थीं, और ऊर्जा की एक असामान्यता पैदा कर रही थी जिसने आयाम को काफी मजबूत किया। जब उन्होंने इस आयाम का और अधिक विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि वहां केवल सकारात्मक, नकारात्मक और अंतिम ऊर्जा ही मौजूद नहीं थी, बल्कि ड्रैकोनिक ऊर्जा भी मौजूद थी। निधोग एक सच्चा ड्रैगन था, और भले ही वह एक एंड ड्रैगन था, फिर भी वह प्रकृति का प्राणी था, और उसका हृदय अभी भी प्राकृतिक ऊर्जा उत्पन्न करता था। यह अराजकता है। विक्टर ने महसूस किया कि सृष्टि में किसी भी चीज के साथ मिलजुल कर रहने की ड्रैगन की विशेषता के कारण, इसने एक ऐसा स्थान बनाया जहां सकारात्मक, नकारात्मक और अंतिम ऊर्जा, जो असंगत होनी चाहिए थी, एक नाजुक संतुलन में एक साथ आने लगी। इस नाजुक संतुलन ने एक बहुत मजबूत आयाम का निर्माण किया, लेकिन साथ ही एक भ्रष्ट आयाम भी बनाया। यह दूषित क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि अंत ऊर्जा का मतलब सब कुछ का अंत था, इसने सब कुछ मिटा दिया। हालांकि ऐसा करने के बजाय, अप्रत्याशित मिश्रण के कारण, एक ऐसी स्थिति उभरी जहां जीवन और गैर जीवन दोनों का अस्तित्व होने लगा। विक्टर को संदेह था कि ऐसा मृत्यु और समय की देवी हेला द्वारा त्यागी गई जीवन शक्ति के कारण हुआ था। रुको, समय। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, सत्य को और अधिक देखने की कोशिश करते हुए, और उसे एहसास हुआ कि आयाम सिकुड़ रहा था। यह स्थान पूरी तरह से आकाशीय अभिलेखों से बाहर था, मानो यह क्षेत्र सृष्टि से परे मौजूद हो। हेला द्वारा त्यागी गई समय ऊर्जा का उपयोग उस आयाम को ईंधन देने और उसके विनाश को रोकने के लिए किया जा रहा था।
इसी समय ऊर्जा ने नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं को अंतिम ऊर्जा द्वारा नष्ट होने से रोका। उन्होंने ये भी देखा कि उस स्थान पर विश्व वृक्ष की जड़ें यग्द्रासिल से जुड़ी नहीं थीं। विक्टर को इस गड़बड़ी को देखकर सिरदर्द हो गया और वह अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि क्या हुआ था। शुरू में निधोग उस आयाम में रहता था, पोषक तत्वों के रूप में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा पर भोजन करता था, और एक ड्रैगन के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से अपने शरीर से ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। और वह जो निकाल रहा था वह अंत ऊर्जा और प्राकृतिक ऊर्जा का मिश्रण था, जिससे उसके आसपास का क्षेत्र इतना मजबूत हो गया था। यह संतुलन इसलिए मौजूद था क्योंकि निधोग वहां रहता था, लेकिन जब ड्रैगन गायब हो गया तो सब कुछ ढह गया। इसने विश्व वृक्ष को अपनी जड़ों को छोड़ने के लिए मजबूर किया और परिणामस्वरूप आयाम को पोषण देना बंद कर दिया, साथ ही असगार्ड के आयाम के कुछ क्षेत्रों को पोषण देना भी बंद कर दिया। आखिरकार विश्व वृक्ष इसका एक टुकड़ा नहीं काट सकता था, इसलिए जब उसने जड़ों को छोड़ दिया तो उसे उन आयामों से जुड़े पूरे तने को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस समय ये सब हुआ उसी समय वहां उपस्थित ऊर्जाएं एकत्रित हो गईं, जिससे उसके सामने ये दृश्य उत्पन्न हो गया। अब वह प्रश्न जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह ये था कि समय ऊर्जा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, मानो वह जीवित हो। विक्टर के शरीर से श्वेत ऊर्जा की एक लहर निकली और अपनी दिव्यता का उपयोग करते हुए उसने और अधिक गहराई से देखने का मार्ग खोला। उसने जो खोजा उससे वह पूरी तरह से चौंक गया। एक आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा बढ़ रहा था। उस आयाम के भीतर एक आदिम ईश्वर अस्तित्व में आ रहा है, एक ईश्वर जो इस पूरे आयाम को, साथ ही विश्व वृक्ष की परित्यक्त जड़ों को खाएगा। अब विक्टर को समझ में आ गया कि अंतिम ऊर्जा ने सब कुछ क्यों नहीं मिटाया। वह प्राणी इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतिम ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। संभवतः जो आदिमानव पैदा होने वाला था वह भी एक सर्वनाशकारी प्राणी होगा। क्या गड़बड़ है? विक्टर ने अपना माथा रगड़ा। राग्नारोक को भूल जाओ, जल्द ही यह पूरा आयाम नरक में चला जाएगा। सचमुच क्या हो रहा है? हेला ने पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मैं जिस भी काम में शामिल होता हूं वह हमेशा किसी न किसी समस्या में क्यों बदल जाता है। मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए था, विक्टर ने देवी की अनदेखी करते हुए बड़बड़ाया। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। वह इस आयाम को यूं ही फटने नहीं दे सकता था क्योंकि प्राइमोर्डियल्स ने इसे अभी अभी पुनर्गठित किया था। कौन जानता है कि अगर इस तरह की कोई और घटना घटी तो ये प्राइमोर्डियल्स क्या करेंगे। वे शायद उसकी निजी दुनिया को एक नया नर्क और स्वर्ग बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, एक ऐसी जिम्मेदारी जो वह अभी नहीं चाहता था क्योंकि उसके हाथ पहले से ही अपने लोगों से निपटने में व्यस्त थे। विक्टर ने आसमान की तरफ देखा, खास तौर पर सिस्टम की तरफ। उसने अपना मुंह खोला और जो शब्द निकले उनसे हेला की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई क्योंकि वह उसकी कही हुई किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी। व्यवस्थापक से कनेक्ट करें। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। अनुरोध स्वीकार किया गया। इस क्षेत्र में सर्वोच्च दिव्य प्राधिकरण, जिसे लेस देन केओस ग्रेटर देन के नाम से जाना जाता है, प्रशासक लेस देन सोल ग्रेटर देन से बात करना चाहता है। विक्टर ने तब आश्चर्य व्यक्त किया जब उसने देखा कि सिस्टम में उसका नाम बदल गया है। उसने अब तक इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। सत्ता लेस देन यग्द्रासिल ग्रेटर देन ने देवत्व लेस देन केओस ग्रेटर देन के अनुरोध को देखा है और इसका भरपूर समर्थन कर रही है। अंतरिक्ष में हलचल मच गई और अगले ही पल विक्टर के पास दो महिलाएं दिखाई दी। वे पूरी तरह से शुद्ध सफेद और लाल ऊर्जा से बनी महिलाएं थीं, जिनके बाल अमारा और रोक्सिन के बालों से काफी मिलते जुलते थे। यग्द्रासिल और क्लीफोथ, मुझे लगता है, विक्टर बोला, ये हमारे वास्तविक शरीर नहीं हैं, बल्कि प्रतिनिधित्व हैं। लेकिन आप सही हैं, विक्टर, शुद्ध श्वेत ऊर्जा से बनी महिला, यग्द्रासिल ने कहा। क्लीफोथ, लाल ऊर्जा की महिला, विक्टर पर एक सतर्क नजर डालते हुए यग्द्रासिल के पीछे छिप गई। यह देखकर यग्द्रासिल ने कहा, मेरी बहन को माफ कर दो, वह बहुत शर्मीली है। मुझे पता है, वह छिपती रहती है, जिससे मैं उसे अपने नर्क में नहीं ढूंढ पाता। जब वह तैयार होगी तो वह स्वेच्छा से आपके पास आएगी, यग्द्रासिल ने कहा। फिलहाल हमें एक समस्या का समाधान करना है। गलत, समस्या का समाधान आपको करना है, मुझे नहीं। फिलहाल मैं छुट्टी पर हूं और एक अच्छे नागरिक के रूप में मैं सिर्फ अधिकारियों को समस्या की सूचना दे रहा हूं।
मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, विक्टर ने इनकार करते हुए कहा। वह समुद्र तट पर छुट्टियां मना रहे एक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने एक अपराध देखा था और अभी अभी सक्षम अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी। वैसे तुमने उन्हें इसकी सूचना क्यों नहीं दी? विक्टर ने पूछा। तुम समझ नहीं रहे हो, यग्द्रासिल ने अपना सिर हिलाया। मैंने प्रशासकों से संपर्क नहीं किया, इसका कारण सिर्फ यह है कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है कि उनसे बात करना इतना आसान है? मैंने पहले ही अनुरोध कर दिया है। मुझे बस लंबी कतार में इंतजार करना है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर उनका ध्यान देने की आवश्यकता है और मेरे पास आपके जितना पर्याप्त अधिकार नहीं है। प्रशासक को सूचित कर दिया गया है। विक्टर को ऐसा महसूस हुआ कि जब उसने सिस्टम की आवाज सुनी तो यग्द्रासिल नाराज हो गई। अगले ही क्षण 3 सत्ताएं प्रकट हुई। तुम फिर से। उनकी आवाजें एक साथ गूंज उठी। सारी आदिम अराजकता के बावजूद, क्या तुम समस्याएं पैदा किए बिना नहीं रह सकते? अरे, इस बार मैं निर्दोष हूं। छुट्टियों के दौरान मैं बस कुछ समस्याजनक चीज पर ठोकर खा गया, विक्टर ने ढहते आयाम की ओर इशारा करते हुए कहा। रसातल के न्यायाधीशों ने विक्टर की ओर देखा और आयाम को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? यह सिस्टम के बाहर क्यों है? एबिस जज की प्रतिक्रिया अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है, लेकिन उनके दृष्टिकोण से यह समझ में आने वाली थी। आखिरकार वे जो देख रहे थे वह सिस्टम में एक बड़ी बग थी जो इस सेक्टर में आत्माओं और पुनर्जन्म के पूरे चक्र को तोड़ सकती थी, जिससे इस सेक्टर में सिस्टम का पूरा पतन हो सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो यह अन्य सेक्टरों को भी प्रभावित करने वाली एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसी गड़बड़ थी जिसे ठीक करने में उन्हें कई साल लग जाते। यह साधारण तथ्य कि यह बग सिस्टम के बाहर था, उन्हें बहुत चिंतित करता था क्योंकि अगर यह सिस्टम के बाहर होता, तो सिस्टम उन्हें समस्या के बारे में सूचित नहीं कर सकता था ताकि वे इसे ठीक कर सकें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब मैंने किसी आदिमानव को गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए सुना है, यग्द्रासिल ने धीरे से कहा। विक्टर, बताओ क्या हो रहा है? वाह, मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब तुमने मेरा नाम बिना किसी बेवकूफाना शीर्षक के कहा है। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। व्याख्या करना। ठीक है, अपनी पैंटी शांत करो। यग्द्रासिल और क्लीफोर्थ केवल विक्टर को अविश्वास से देख सकते थे। इस आदमी में वाकई इतनी हिम्मत थी कि वह एक आदिमानव से इस तरह बात कर सके। संक्षेप में, राग्नारोक होने वाला है। निधोक, जो उस आयाम में था, बच निकला। चूंकि वह अंतिम ऊर्जा वाला एक सच्चा ड्रैगन है, एक ड्रैगन जिसने अपना पूरा अस्तित्व उस आयाम में बिताया, इसलिए वातावरण स्वयं अव्यवस्थित हो गया। जब निधोक चला गया, तो कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण इस ग्रह के विश्व वृक्ष ने उस आयाम में अपनी जड़ें त्याग दी। आयाम नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन मृत्यु और समय की देवी की जीवन शक्ति के कारण सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, मृत्यु ऊर्जा और प्रकृति ऊर्जा ने समय ऊर्जा द्वारा बनाए रखते हुए एक अराजक वातावरण बनाया, जो सभी वहां केंद्रित है जहां एक आत्मा के निशान बढ़ने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार ये सब समय की शुरुआत के समान एक वातावरण में जमा हो गया है जहां आदिम अराजकता का विस्फोट हुआ था। आप देखते हैं, एक आदिम नौज भगवान उस स्थान पर पैदा होने वाला है, और वह खुद को खिलाने के लिए इस आयाम का उपयोग कर रहा है। रसातल के न्यायाधीशों ने विक्टर को बाधित करते हुए कहा। हाँ, तो इस कमीने को पहले ही खत्म कर दो और समस्या का समाधान करो। विक्टर ने अपनी भौं को इस तरह से भींचा जैसे कि उसे इस गंदगी के सभी संभावित परिणामों के बारे में सोचते ही माइग्रेन हो गया हो। एबिस के न्यायाधीशों ने विक्टर को उसके रवैये के लिए नहीं आंका, उन्हें भी इस बात पर विचार करते समय सिरदर्द महसूस हुआ कि इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन विक्टर के विपरीत, उनकी समस्याएं सामान्य से कहीं अधिक बड़ी थीं। विक्टर ने हेला का हाथ पकड़ा और विश्व वृक्षों से बोला, भविष्य में मिलते हैं। फिर वह गायब हो गया और इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए प्राणियों को छोड़ दिया। अध्याय 947, मातृभूमि के लिए। 3। हम इसे अकेले ठीक नहीं कर सकते, विश्व वृक्ष सार्वभौमिक वृक्ष का क्षेत्र है। तीनों ने हाथ के इशारे से, जिसकी नकल की, उन्होंने सुनहरे बालों वाले एक अधीर व्यक्ति को हवा से बाहर खींच लिया। क्या? चुप रहो और मेरी मदद करो। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय बग है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
हम अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने असमंजस में इधर उधर देखा, लेकिन जब उसने अपने साथियों की ओर देखा तो उसे समस्या का पता चल गया। बकवास। हाँ, अब मेरी मदद करो। हमें इस अतिरिक्त ऊर्जा से निपटने के लिए मृत्यु को भी बुलाना होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया, और वे दोनों विश्व वृक्षों की अनदेखी करते हुए काम करने लगे, जो जिज्ञासा से सब कुछ देख रहे थे। हेला के निजी कमरे में वापस आकर विक्टर भौहें सिकुड़े हुए सोफे पर बैठ गया। उद्धरण चिन्ह। अभी क्या हुआ? हेला, जो अपनी अचेत अवस्था से बाहर आ चुकी थी, ने पूछा। उसने अभी अभी कई ऐसी चीजें देखी थी जो समझ से परे थी और जिसने उसके दिमाग को पूरी तरह से उलझा दिया था। एक आयामी उल्लंघन जिसके कारण इस पूरे सेक्टर पर परिणाम होते, यहां तक कि इससे जुड़े अन्य सेक्टर भी प्रभावित होते, जैसे नाइटिंगेल, समर और वह सेक्टर जहां चुड़ैलों का प्रवेश द्वार है। विक्टर ने अपना माथा रगड़ते हुए उत्तर दिया। शायद यही उस मूर्ख देवी की रागनारोक की भविष्यवाणी का मतलब था। उसने असगार्ड के आयाम को नष्ट होते देखा। सामान्य समय में जब 7 स्वर्ग और 7 नर्क थे तो यह कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अब जब केवल 3 विशाल स्वर्ग और नर्क हैं, अगर यह आयाम नष्ट हो गया तो होने वाली परेशानी बहुत बड़ी होगी। नॉस पैंथियन नष्ट हो जाएगा। विक्टर ने कहा, एक नए आदिदेव को जीवन देने के लिए भस्म होना सही वाक्यांश होगा। हेला ये सुनकर कांप उठी। उद्धरण चिन्ह। यह मेरी गलती है ना? कुछ हद तक। भविष्य में किसी समय ऐसा होना तय था। आपने उस आयाम से उस बेवकूफ ड्रैगन को हटाकर इसे ट्रिगर कर दिया। बेवकूफ ड्रैगन। हाँ, एक प्राचीन ड्रैगन होने के बावजूद, वह केवल उम्र में ही प्राचीन है, मानसिकता में नहीं, विक्टर ने हंसते हुए कहा। ज़ालाद्राक के विपरीत, जिसके पास सीखने के लिए कई पूर्वज थे, एंड ड्रैगन एसगार्ड की शुरुआत से ही फंसा हुआ था। दूसरे शब्दों में, एक प्राचीन ड्रैगन होने के बावजूद, वह एक नवजात ड्रैगन की तरह ही मूर्ख था। अपने लंबे अलगाव के कारण, उसका स्वभाव नवजात शिशु की तरह विस्फोटक नहीं था, जो उसके लिए एक फायदा था, लेकिन बस इतना ही। हेला सोफे पर बैठ गई और आह भरते हुए बोली, ईमानदारी से कहूं तो, अब मुझे कुछ भी नहीं पता। आखिर तुम यहाँ क्यों हो? उसने थकी हुई आवाज में कहा। हाल ही में हुई इन घटनाओं के कारण उसका सिर धड़क रहा था। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, विक्टर ने ईमानदारी से कहा। और आपसे बातचीत करके, मैं ये देखना चाहता था कि क्या आप गठबंधन बनाने के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह। हम, विक्टर ने हेला की ओर देखा। और तुम योग्य हो। इतनी सारी नफरत के पीछे, कोई इतना बुद्धिमान है कि वह पैंथियन का नेतृत्व कर सकता है। हेला के पीले गालों पर हल्का सा रंग आ गया था, जो उसकी गोरी त्वचा के सामने साफ दिखाई दे रहा था। इतने शक्तिशाली और सुंदर आदमी से ये सुनना उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसे लगा कि उसे पहचान लिया गया है। हेला ने अपने मन से इन विचारों को निकालने के प्रयास में अपना सिर हिलाया। विक्टर ने हेला के चेहरे पर मुस्कान ला दी। ईमानदारी से कहें तो विक्टर ओर्डन के साथ गहरा गठबंधन नहीं बनाना चाहता था। कारण सरल था, वह एक लालची बुरा आदमी था, और वह अच्छी तरह जानता था कि जब सेक्टर उच्च स्तर पर विकसित होगा तो ओर्डन क्या करेगा। वह अपनी पत्नियों में से किसी एक को नॉर्स पैंथियन के नियंत्रण में रखना और उस बुरे आदमी के साथ सहयोगी बनने के बजाय सब कुछ पर नियंत्रण रखना पसंद करेगा। ये सोचने के बावजूद, वह अपनी पत्नियों में से किसी को भी पैंथियन का प्रभारी नहीं बना सकता था, क्योंकि वे वर्तमान में भविष्य की समस्याओं के कारण एक गैर आक्रामकता संधि में थे। इसलिए नॉर्स पैंथियन से किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभारी बनाना सबसे कुशल होगा जो उसके साथ गठबंधन करता हो। इस तरह उसका हर चीज पर नियंत्रण होगा। लेकिन ये कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता था, क्योंकि दूसरे लोग संदिग्ध हो सकते थे। यह ओडिन का कोई करीबी या युद्ध का विजेता होना चाहिए था। तो ये या तो हेला, थोर, ओडिन के अन्य बच्चे, या फिर ओडिन की पत्नी थी। वे सभी उसके सहयोगी बनने के योग्य थे, लेकिन उन सभी में से विक्टर को हेला की बुद्धिमत्ता बहुत पसंद थी। या शायद यह उसका स्त्राभिमुख पक्ष था जो सक्षम महिलाओं को पसंद करता था। हेला ने इस आदमी को एक जटिल भाव से देखा, एक आदमी जिसने बस इस आयाम को लापरवाही से बचाया था। कुछ भी न करने के बावजूद, यह एक तथ्य था कि उसके बिना आदिमों को समस्या को ठीक करने से पहले उसे पहचानने में बहुत समय लग जाता। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्टर सोफे से उठ खड़ा हुआ, हेला की ओर देखा, और फिर बोला,
मुझे तुम्हारे लिए एक अनुरोध है। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम युद्ध छेड़ोगे? मुझे परवाह नहीं है कि तुम सभी एसिर को नष्ट कर दोगे, लेकिन एल्व्स या बोनो जैसी अन्य जातियों पर हमला मत करो। यहां तक कि बर्फ और आग के दिग्गज भी इस युद्ध से मुक्त हैं। मेरा प्रतिशोध ओडिन और उसके लोगों के विरुद्ध है। बाकी सब मुझे चिंतित नहीं करते। हालांकि यदि अन्य जातियां मुझ पर आक्रमण करती हैं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा, मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। भविष्य में नॉर्स-पैंथियन थोर जैसे शक्तिशाली देवताओं की कमी के कारण कमजोर हो जाएगा, लेकिन मैं उस समस्या को आसानी से ठीक कर सकता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पैंथियन हमारे दुश्मनों के हाथों में न पड़े। विक्टर ने सोचा, ओडिन के रवैये के कारण बुरा आदमी लाभ के बदले में दुश्मन पैंथियन के साथ गठबंधन करने में संकोच नहीं करेगा। विक्टर आसानी से यह अनुमान लगा सकता था जब वेलेनोरा ने उसे ओडिन के साथ अपने पूर्व समझौते के बारे में बताया। विक्टर को हिंदू देवताओं के साथ इस संभावना के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार शिव आसानी से धन या सामग्री से प्रभावित नहीं होते थे। समस्या इंद्र की थी, लेकिन वह भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे शिव सहमत न हो, इसलिए ये ठीक था। मेरे अनुरोध को सुनने के लिए धन्यवाद के रूप में। विक्टर ने अपनी उंगली से हेला के माथे को छुआ, और अगले ही पल उसकी पीली त्वचा और लंबे सफेद बाल बदलने लगे। उसके बाल लंबे, बिखरे काले बालों में बदल गए, उसकी त्वचा स्वस्थ हो गई, और उसकी आंखों का रंग पन्ना जैसा हरा हो गया। एक उपहार। हेला ने पूरे चेहरे पर आश्चर्य से पलकें झपकाईं। ऐसा करते ही विक्टर एक बार फिर गायब हो गया और उसने बस इतना ही सुना। भविष्य में मिलेंगे, मृत्यु की देवी। उद्धरण चिन्ह। इस आदमी ने एक साधारण से इशारे से मेरी खोई हुई सारी ताकत वापस लौटा दी। अब वह जो महसूस कर रही थी, उसे बताने के लिए अविश्वास शब्द का इस्तेमाल करना भी कम था। विक्टर की क्षमताओं से वह पूरी तरह से दंग रह गई थी। वह जितने भी देवताओं को जानती थी, उनमें से वह किसी को भी नहीं जानती थी जो शक्ति का ऐसा सहज प्रदर्शन कर सके जैसा उसने किया। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि उसने एंड ड्रैगन को बुलाने के लिए अपनी 99% ऊर्जा का उपयोग किया था। वह सचमुच कोमा में जाने की कगार पर थी, और उसने उसे ऐसे बहाल किया जैसे कि यह सब सहज था। उसने अपना सिर हिलाया और उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दिया जो उसके लिए बहुत ही आकर्षक और समझ से परे था। उसने अपने हाथों की ओर देखा। इससे सब कुछ बदल जाएगा। मेरी सारी योजनाएं फिर से बनानी पड़ेंगी। पहले वह सब कुछ अपने भाइयों पर छोड़ देती थी, लेकिन अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वह पूरी ताकत से वापस आ गई थी और अब वह सिर्फ अपने भाइयों को नियंत्रित करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती थी। अन्य जातियों पर आक्रमण मत करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये कम से कम मैं तुम्हारे लिए अपनी जीवन शक्ति बहाल करने के लिए कर सकता हूँ। विक्टर, जो अभी भी कमरे के अंदर से उसकी नजर से छुपकर देख रहा था, मुस्कुराया। हे, एक योद्धा का दिल, मुझे वह मानसिकता नापसंद नहीं है। बहुत चतुर और प्रतिशोधी होने के बावजूद, वह जानती थी कि उन लोगों को कैसे बदला देना है जिन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। युद्ध करो, दूसरों को इकट्ठा करो, और घर लौट आओ। हाँ। विक्टर गायब हो गया और इस क्षेत्र के आसमान में प्रकट हुआ। उसने पूरे आयाम को देखा और पाया कि आयाम की जीवन शक्ति सामान्य हो रही थी। वह आयाम जहां विश्व वृक्ष की जड़ें थीं, हमेशा के लिए गायब हो गया था, और अब जो कुछ बचा था वह शून्य था जहां कभी जड़ें फैली हुई थीं। यहां तक कि वे जड़ें भी जिन्हें विश्व वृक्ष ने त्याग दिया था, अपने मूल रूप में वापस आ गईं। जैसा कि अपेक्षित था, वे तेजी से काम करते हैं। विक्टर ने संतोष में सिर हिलाया। एक सिस्टम बग की खोज करने में सहायता के कारण, जो महत्वपूर्ण क्षति का कारण बन सकता था, उच्चतम स्तर के देवता लेस देन केओस ग्रेटर देन को अधिक अधिकार प्राप्त होता है। ओह, अधिक अधिकार प्राप्त करने का क्या मतलब है? विक्टर ने पूछा, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। उसने कुछ पलों तक इसके बारे में सोचा, लेकिन फिर बस कंधे उचका दिए। उसे लगा कि वह भविष्य में इसके बारे में और अधिक सीखेगा, इसलिए उसने अभी इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। इसके बाद वह पुनः गायब हो गया और अपने व्यक्तिगत आयाम में लौट गया। विक्टर डार्लिंग, वेलेनोरा को छोड़कर सभी ने एक साथ कहा। विक्टर ने कहा, सभी को बुलाओ और मेरा आदेश बताओ। क्या हम युद्ध करने जा रहे हैं? स्कैथर ने सबसे पहले पूछा। हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, याद है।
उन्होंने जवाब दिया। नियमों ने पहले कभी तुम्हें नहीं रोका, विक्टर, वायलेट ने कहा। हाँ, और वे मुझे कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन इस बार हमें दिखावा बनाए रखना होगा। कम से कम तब तक जब तक सेक्टर उच्च स्तर पर नहीं पहुंच जाता। विक्टर ने अपने हाथ से इशारा किया और नॉर्स पैंथियन के उपायामों को प्रदर्शित करने वाली एक छवि दिखाई दी। हम युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम अन्य जातियों के साथ हस्तक्षेप करेंगे। बर्फ के दानव, अग्नि के दानव, कल्पित बौने बौने, ये सभी जातियां, हम उन्हें भर्ती करेंगे। क्या हम उन्हें अपने दूसरे आयाम में लाएंगे? साशा ने पूछा। नहीं, हम उन्हें उनके घरों में ही छोड़ देंगे। हम केवल उन्हें युद्ध से बचाएंगे और उन्हें हस्तक्षेप करने से रोकेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, मैं समझ गया कि तुम क्या योजना बना रहे हो। स्कैथा और वेलेनोरा ने एक साथ कहा। हम मदद के लिए अनुरोध के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम इन जातियों से मदद के लिए इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे, उन्हें हमारे साथ सहयोगी बनाएंगे, और हम इन जातियों को नियंत्रित करेंगे। स्कैथा ने बोलना शुरू किया। हम तटस्थ स्थिति बनाए रखेंगे। रेस हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और राग्नारोक में चाहे कोई भी जीते, दोनों की ताकतें कमजोर हो जाएंगी। हमें बस विजेता को गठबंधन का प्रस्ताव देना है, और परिणामस्वरूप युद्ध के विजेता की तुलना में नॉर्स पैंथियन पर हमारा अधिक नियंत्रण होगा। अनिवार्य रूप से, हम अपनी छवि को बनाए रखते हुए कानूनी तरीकों से नॉर्स पैंथियन पर कब्जा करेंगे। नॉर्स पैंथियन में एक ईश्वर राजा होगा, लेकिन वह केवल नाम का ईश्वर राजा होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अविकसित देशों में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही आम रणनीति है ना? क्या तुमने उनसे स्वतंत्रता के बारे में सीखा, डार्लिंग? वायलेट ने टिप्पणी की। विक्टर हंसा। खैर, मैं अमेरिकी था। अलौकिक दुनिया में बिताए गए समय के कारण वह अब खुद को अमेरिकी भी नहीं मानता था, वह खुद ही था। एक राजा जिसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। व्यक्तिगत रूप से नहीं। वार, अन्य 4 हेरल्ड्स के साथ, विक्टर के पीछे दिखाई दिए। जो लोग मेरी इच्छा को लेकर चले गए वे हस्तक्षेप करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। यह मिशन आप पर छोड़ दिया जाएगा। अपने आप को जैसा उचित समझें, वैसा संगठित करें और जैसा उचित समझें, वैसा कार्य करें तथा एक आदेश श्रृंखला स्थापित करें जो आवश्यकता पड़ने पर काम करे। महिलाओं ने गंभीरता से सिर हिलाकर संकेत दिया कि वे विक्टर के आदेश को समझ गई हैं। और तुम क्या करने जा रहे हो, डार्लिंग? साशा ने उत्सुकता से पूछा। मैं। विक्टर ने खुद की ओर इशारा किया और फिर मुस्कुराया। मैं छुट्टी पर हूं, याद है। मैं सैर सपाटा करने जाऊंगा, नाइटिंगेल से मिलूंगा, अपने दोस्तों से बात करूंगा, अपने हुनर को निखारूंगा और अपनी बेटियों के साथ खेलूंगा। दरअसल, मैं अब बीच पर जाने के बारे में सोच रहा था। मैं बेस्टिया और रूबी को साथ ले जाऊंगा। उस लड़की को अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकलने की जरूरत है, नहीं तो वह एकांतवासी बन जाएगी। विक्टर के कपड़े बदल गए, और वह शॉर्ट्स, डक फ्लोट और स्विमिंग गॉगल्स पहने हुए दिखाई दिया। आज से विक्टर सेवा के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं 1 महीने में आप सभी से मिलूंगा, अलविदा। विक्टर गायब हो गया। लड़कियां जो कुछ भी देख रही थीं, उसे देखकर चौंक गईं। सचमुच, 1 सेकंड बाद, साशा गायब हो गई, और पीछे बिजली के निशान छोड़ गई। आह! वायलेट चिल्लाई जब उसे एहसास हुआ कि साशा क्यों गायब हो गई है। वह चालाक महिला विक्टर के साथ अकेले कुछ समय बिताना चाहती थी जबकि बाकी लोग काम कर रहे थे। जैसा कि सबसे तेज महिलाओं में से एक से उम्मीद की जाती है, उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। जब वह भी भागने वाली थी, तो स्कैथर ने उसका कंधा पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फुफुफु, अब आप बच नहीं सकते, है ना, महारानी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ। एफ्रोडाइट, जो चुपके से वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, अचानक एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। गे है। आप भी नहीं बच सकती, एफ्रोडाइट। मतलबी, मैं काम नहीं करना चाहता। मैं डार्लिंग के साथ खेलना चाहता हूँ। स्वार्थी मत बनो। हमें अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहिए, है ना? और विक्टर को आराम करने दो। जब से मैं उसे जानती हूँ, उसने कभी छुट्टी नहीं ली। स्कैथर ने पूरी जिम्मेदारी संभाली। जब से मैं उसे जानती हूँ, उसने कभी छुट्टी नहीं ली। स्कैथर ने स्थिति की पूरी जिम्मेदारी संभाली। पत्नियों के रूप में हमारा कर्तव्य अपने पति का समर्थन करना है।
जब तक वह आराम करेगा हम सब कुछ चालू रखेंगे। अध्याय 948। एक छोटी सी समस्या। विक्टर के अपने निर्धारित अवकाश पर चले जाने के बाद उसकी पत्नियां उसके आदेशों को पूरा करने की तैयारी करने लगी। उन्होंने एक सैन्यवादी राजतंत्र पर आधारित पदानुक्रम की स्थापना की, जिसमें सर्वोच्च कमांडर, रानी और राजा पिरामिड के शीर्ष पर संपूर्ण शक्ति रखते थे। पदानुक्रम की संरचना इस प्रकार थी। सबसे ऊपर राजा और रानी, उसके बाद सर्वोच्च कमांडर जो सभी सैन्य बलों का नेतृत्व करता था, उसके बाद जनरल, फिर कप्तान जो अनिवार्य रूप से एक स्क्वाड्रन का नेतृत्व करते थे, और अंत में सैनिक होते थे। कमांड संरचना को जानबूझकर बेहद सरल रखा गया था, एक कारण से। यह पदानुक्रम विक्टर के अधीनस्थों के लिए आपातकालीन स्थितियों या ऑपरेशन के दौरान कार्य करने के लिए केवल प्रतीकात्मक था। वास्तव में यह पदानुक्रम लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। इसका कारण यह है कि जनरल से लेकर सर्वोच्च कमांडर तक सभी उच्च पद विक्टर की पत्नियों से बने होते थे, और वे एक दूसरे से बहनों की तरह व्यवहार करते थे। उनके बीच छोटे मोटे विवाद होते थे। आखिरकार वे मजबूत व्यक्तित्व वाली महिलाएं थीं, लेकिन लड़कियों के विक्टर को निराश करने के डर के कारण ये विवाद कभी भी वास्तविक असहमति में नहीं बढ़े। वे उसे अपने से निराश देखने के बजाय उससे चिढ़ाते रहना पसंद करते थे, एक ऐसा प्रभाव जो केवल उन महिलाओं में होता था जिनके लिए विक्टर उनका देवता था। येंडेरेस अपने साथी के बारे में उनके विचारों की गहराई से परवाह करते थे और उन्हें निराश करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे, खासकर जब वह कोई विक्टर था जो हमेशा उनकी मदद करता था और उनका ख्याल रखता था। विक्टर के प्रभाव और उसके येंडेरे देवता की स्थिति के कारण ये प्रभाव और भी मजबूत हो गए। अनिवार्य रूप से जितनी अधिक महिलाएं उसके साथ बातचीत करती, उतनी ही अधिक वे येंडेरे विशेषताएं प्रदर्शित करती और परिणामस्वरूप अपने संरक्षक देवता के प्रति आसक्त हो जाती। पदानुक्रम के संबंध में ये स्पष्ट रूप से भाई भतीजावाद जैसा लग सकता है, जो कि स्पष्ट रूप से था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि विक्टर की सभी पत्नियां सक्षम थीं। यहां तक कि पेपर, जो बहुत निर्दोष लगती थी, आसानी से एक स्क्वाड्रन का नेतृत्व करने में सक्षम थी, क्योंकि उसे स्कैथा द्वारा न केवल मार्शल आर्ट में बल्कि युद्ध की कला में भी प्रशिक्षित किया गया था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि भले ही वे ब्रूना की तरह बुनियादी रणनीतियों को नहीं जानते थे, फिर भी वे सच्चे ड्रैगन थे जिनकी शक्तियां कई परमाणु बमों के बराबर थीं। उदाहरण के लिए, आदिकालीन अराजकता में ईव जैसा एक नवजात सच्चा ड्रैगन केवल अपनी सांस से कई किलोमीटर भूमि को नष्ट कर सकता था। और जैसे जैसे ड्रैगन मजबूत होते गए, विनाश का ये स्तर और भी मजबूत होता गया। इसका एक उदाहरण विक्टर और जीन खुद थे। क्योंकि विक्टर सबसे शक्तिशाली ड्रैगन था, उसके ड्रैगन रूप की सांस आसानी से पूरे ग्रहों को नष्ट कर सकती थी, और इस परिणाम के लिए उसे नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि वह अपनी सारी शक्तियों और अपनी अपार ऊर्जा का उपयोग करता, तो एक सीधी रेखा में मौजूद हर चीज अस्तित्व से मिट जाती, जिसमें ब्रह्मांड में तारे और विभिन्न खगोलीय पिंड शामिल हैं। ऐसा ही प्रभाव जीन के साथ भी देखा जा सकता है, क्योंकि उसने आदिम ऊर्जा का प्रयोग किया था, जिसका प्रभाव प्रत्येक बार जब वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करती थी, तो निष्क्रिय रूप से बढ़ जाता था। एक ऐसा कारनामा जिसे वेलेनोरा स्वयं दोहरा सकती थी। हालांकि वह विक्टर और जीन की तरह कच्ची शक्ति पर केंद्रित नहीं थी, वह अभी भी अपने पूर्व ब्रह्मांड की एक अधिपति थी। ड्रैगन नेस्ट में सभी सर्वोच्च रैंक वाले प्राणी ग्रह विनाशक राक्षस थे, जो पूरे सौरमंडल और यहां तक कि पूरी आकाशगंगाओं के स्तर तक पहुंचने में सक्षम थे, अगर वे विक्टर की तरह आक्रमण करते, जैसा कि एल्डर गॉड के साथ युद्ध में किया था। हालांकि अभी तक आकाशगंगा को नष्ट करने की विनाशकारी क्षमता वाले केवल विक्टर और जीन ही थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों असामान्य प्राणी थे। जीन आदिम से जुड़े सार्वभौमिक वृक्ष की संरक्षक थी और अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले प्राणी द्वारा बनाई गई थी। और विक्टर, जो आदिकालीन अराजकता के समय से ही एक अद्वितीय प्राणी रहा है, विरोधी ऊर्जाओं का उपयोग करके उसे अराजकता का शाब्दिक देवता बना दिया। बेशक यह उसके दुर्लभ रूप को ध्यान में नहीं रखता है, जो केवल अस्तित्व में होने के कारण उसके आसपास के सभी नियमों को पूरी तरह से उलझा देता है। तो हाँ, महिलाएं अपने पद के लिए अत्यधिक योग्य थीं। इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे से भी कम समय में सभी तैयारियां कर ली गईं। हेलेना के साथ, जिसे नरक से वापस बुलाया गया था, एलेनोर, गैया, एक बहुत ईर्ष्यालु डेमेटर, और हेस्टिया, वास्तुकला की एक ड्रैगन देवी थी।
विक्टर की हवेली के बाहरी इलाके में मुख्यालय का निर्माण जल्दी ही पूरा हो गया। मुख्यालय एक बुद्धिमान प्राणी और प्रकृति द्वारा निर्माण का एक आदर्श मिश्रण था। चूंकि यह ग्रह उनका निजी ग्रह था, इसलिए महिलाओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वे इसे प्रदूषित न करें या किसी भी तरह से ग्रह को नुकसान न पहुंचाएं। यहां तक कि उनके द्वारा बनाए गए जानवरों को भी हर चीज का संतुलन बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। किंग्स बाइसन की तरह ये जीव पृथ्वी के बाइसन जैसे दिखते थे, लेकिन हाथी से दोगुने आकार के थे, जिनके 6 पैर थे, 4 आगे और 2 पीछे, एक लंबी पूंछ तथा उनके मुंह से निकला एक सींग उनके सिर पर एक प्रकार का मुकुट बनाता था। अपने बड़े आकार और भयावह स्वरूप के बावजूद वे शाकाहारी जानवर थे, जिसका अर्थ था कि जब तक उन्हें छेड़ा न जाए वे हानिरहित थे। ये बाइसन 10-10 के समूह में घूमते थे और नए पौधे उगाने के लिए पुराने पेड़ों को साफ करने के लिए जिम्मेदार थे। इन देवियों द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्राणी की प्रकृति में भूमिका थी, जो ग्रह और समग्र प्राकृतिक संतुलन में योगदान देता था। बेशक उनका मात्र अस्तित्व भी आसपास की प्रकृति में सकारात्मक रूप से योगदान देता था, क्योंकि वे सच्चे ड्रैगन थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार की देखभाल से प्रकृति से निकटता से जुड़ी देवियां जैसे गैया, डेमेटर और स्वयं परसेफोन प्रसन्न होती थीं। अब कोई प्रदूषण नहीं, अब संसाधनों के लिए ग्रह का दोहन नहीं, यह उनका स्वर्ग था और वे किसी को भी इस स्थान को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जब यह पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई तो वे एक बार फिर कमांड रूम में एकत्र हुए। चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं। डार्लिंग ने हमें जो भी करना है करने की हरी झंडी दे दी है, बशर्ते कि इससे नॉर्स पैथियन की अन्य जातियों को कोई नुकसान न हो, वायलट ने बोलना शुरू किया। अन्ना, जो उसके बगल में थी, कुछ सेकंड के लिए इधर उधर देखती रही और बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वह यहाँ सिर्फ देखने आई थी और एक तरह से सीखने के लिए भी, क्योंकि उसे वायलट की भूमिका संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, ताकि अगर वह किसी कारण से अस्वस्थ हो जाए तो वह उसकी भूमिका निभा सके। शुरुआती बिंदु के रूप में हमारा मुख्य उद्देश्य बोनो के साथ संपर्क स्थापित करना है। यह जरूरी है कि हम पहले उनके साथ गठबंधन बनाएं, वायलट ने कहा, क्योंकि उसके सामने एक बोने की होलोग्राफिक छवि बन गई थी और उसकी आंखें स्कैटर की ओर मुड़ गईं, जिसका स्पष्ट इरादा था कि वह स्थिति को अपने हाथ में ले ले। वर्तमान में वायलट ने कमांड संरचना में रानी की भूमिका पूरी तरह से संभाल ली थी, जबकि स्कैथर ने सुप्रीम कमांडर की भूमिका निभाई थी। अन्य लोगों की भूमिकाएं अभी तक परिभाषित नहीं की गई थीं, लेकिन वे संभवतः अपने गुट के लिए अभी भी स्थापित होने वाली किसी सेना के जनरल बन जाएंगे। बेशक यह इस बात पर विचार करने के लिए था कि वे सेना में काम करना चाहेंगी। कमांड संरचना को युद्ध के समय को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन इसमें नागरिक पहलू भी था जो पूरी तरह से प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वायलट को यकीन था कि ज्यादातर गैर लड़ाकू लड़कियां उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगी। इसका एक स्पष्ट उदाहरण एफ्रोडाइट था। एक बहुत शक्तिशाली देवी होने के बावजूद वह एक योद्धा या सैनिक नहीं थी, इसलिए निकट भविष्य में वह पहले से कहीं अधिक प्रशासनिक भूमिकाएं निभाएगी। जैसा कि पहले बताया गया है, ये पदानुक्रम केवल संकट के समय या मिशन के उद्देश्यों के लिए एक सहारा के रूप में बनाया गया था। लड़कियों के लिए इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, आखिरकार वे एक दूसरे की बहनें थीं। वर्तमान में कमांड रूम में वायलट, अन्ना, एलेनोर, रोज, एफ्रोडाइट, एग्नेस, नताशा, कार्मिला और वेलेनोरा थे। स्कैथर, कार्मिला और रोज के विशाल युद्ध अनुभव के साथ उनके पास व्यवहारिक रूप से किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छी टीम थी। इस मौजूदा स्थिति में एक प्राचीन महारानी का दृष्टिकोण भी बहुत स्वागत योग्य था, क्योंकि वह कूटनीति की आदी थी। बेशक भले ही बोने प्राथमिकता में हैं, बोनों के अलावा अन्य जातियों के प्रति उनके स्वभाव को देखते हुए हम में से किसी के द्वारा उन्हें अस्तित्व से मिटा देने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए हम अन्य जातियों, विशेष रूप से कल्पित बोनों का पीछा करने में उसी उत्साह को बनाए रखेंगे, स्कैथर ने कहा। बोनों के स्वभाव के बारे में यहाँ मौजूद सभी प्राचीन प्राणी भली भांति जानते थे, सिवाय वेलेनोरा के, जिसने उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी। लेकिन उसने भी ऐसी कहानियां सुनी थी कि बोने कैसे खैर नस्लवादी हो सकते हैं। हाँ, चाहे स्कैथर ने स्थिति को कितना भी मीठा बनाने की कोशिश की हो, ये सर्वविदित था कि वे हर उस चीज और हर किसी से नफरत करते थे जो बोने नहीं थे। सौभाग्य से उन्हें ताकतवरों की बात सुनने की अच्छी आदत है, जिसने उन्हें ओडिन द्वारा समाप्त होने से बचाया।
प्रकृति के साथ हमारे स्वाभाविक लगाव के कारण लाइट एल्वेस और डार्क एल्वेस से निपटना बहुत आसान होगा। इसलिए हम शुरू में उन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर बर्फ और आग के दिग्गजों पर आगे बढ़ेंगे। स्कैथा ने कहा, जबकि उसके सामने होलोग्राम छवियों को उसके शब्दों को स्पष्ट करने के लिए अपडेट किया गया था। एग्नेस बोली, एक सवाल। बर्फ और आग के विशालकाय तारे अभी क्यों? एल्व्स की तरह ही वे आसान हैं। जिस व्यक्ति ने जवाब दिया वह एफ्रोडाइट था, क्योंकि वह सभी देवताओं की यात्रा कर चुका था। इस स्थिति में उसका अनुभव बहुत स्वागत योग्य है। उतावले कमीने होने के बावजूद दिग्गज ईमानदारी से ताकत में विश्वास करते हैं, और सच्चे ड्रैगन में हम वह सब कुछ हैं जिसे वे ताकत मानते हैं। एफ्रोडाइट ने समझाना जारी रखा। एग्नेस ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह समझ गई है। हमारी जातियों के साथ बातचीत उचित समय पर होगी, लेकिन अभी के लिए हमें अपने पति द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी समस्या को हल करना है। वायलट ने फिर से सब कुछ संभाल लिया, और फिर होलोग्राम लंबे घुंघराले काले बालों और नीलम हरे रंग की आंखों वाली एक महिला में बदल गया। उसने हेला की खोई हुई जीवन शक्ति को पुनः बहाल कर दिया। परिणाम स्वरूप हेला की ओर से शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। हमें चीजों को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि हम युद्ध के कारण उत्पन्न अराजकता का लाभ उठा सकें। केवल इतना ही नहीं, यह एंड ड्रैगन के कारण उत्पन्न एक छोटी सी समस्या का भी समाधान करता है। वॉलेट ने विक्टर की छोटी सी समस्या को सभी लड़कियों को पढ़ने के लिए रिपोर्ट के रूप में डालते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 धिक्कार है, विक्टर, एलेनोर ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह जहां जाता है वहां ये समस्याएं होती हैं। आयाम ढह रहे हैं, आदिमानव हस्तक्षेप कर रहे हैं, पृथ्वी के विश्व वृक्ष से मुठभेड़। क्या यह उसके लिए एक छोटी समस्या है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत थका हुआ था, एलोनोर ने सोचा। वह वास्तव में बहुत बदकिस्मत है, या मुझे कहना चाहिए कि भाग्यशाली है। आखिरकार इन्हीं समस्याओं के कारण उसने वह ताकत हासिल की है जो उसके पास अब है। स्कैथा बोला। अध्याय 949, छुट्टी। मैं कहती हूं कि वह बदकिस्मत है। आखिरकार अगर उसके पास इन समस्याओं से निपटने की ताकत नहीं होगी, तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, एलेनोर ने काफी यथार्थवादी होते हुए कहा। आप सही हैं, स्कैथा ने सिर हिलाया। लड़कियों, इस बैठक में हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अन्ना ने चेतावनी दी। ओह, सबने एक साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अन्ना ने खुशी से मुस्कुराया। ये स्पष्ट था कि लड़कियां जब बात करना शुरू करती थी तो मुद्दे से भटक जाती थी। यह दृश्य इस बात का सबूत था कि वे कितनी अच्छी तरह से साथ रहती थी। स्कैथा ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्की खांसी की और बोलना शुरू किया। असगार्ड को एक मौका देने के लिए हमें इसकी नींव मजबूत करनी होगी। अब जब विक्टर ने आयाम समस्या हल कर ली है, तो मैं एडुन का उपयोग करने का सुझाव देती हूँ, वेलेनोरा ने कहा। भले ही आयाम स्थिर हो गया है और इसकी जीवन शक्ति सामान्य हो गई है, फिर भी नए सिबों को बढ़ने में समय लगेगा। हम पृथ्वी की मां के रूप में गया की क्षमता का उपयोग सेब की वृद्धि को कम से कम 2 बैचों के लिए बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जो कुल 2500 सेब होंगे। मुझे लगता है कि ये देवताओं को मजबूत करने और युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने के लिए पर्याप्त होगा। ये राय सही है, लेकिन समस्या अंत देवताओं के साथ है। केवल असगार्ड के सबसे शक्तिशाली प्राणी ही उनसे निपट सकते हैं, और उन्हें मारा नहीं जा सकता, केवल सील किया जा सकता है। इस वजह से हेला को अभी भी लाभ है, स्कैथा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सरल शब्दों में कहें तो हेला के पास जब भी चाहे 3 परमाणु बम थे, जबकि ओडिन के पास नहीं था। उसके पास केवल कुछ सावधानियां थी जो कई शर्तों के पूरा होने पर ही सबसे अच्छी तरह से काम कर सकती थी। दिव्य कलाकृतियां, चाहे कवच हो या हथियार, दिव्य उपभोग्य वस्तुएं जैसे ईंद, उनके सुनहरे सेब या अन्य, सभी अंतिम देवता के सामने बेकार थे। ये सब नष्ट करने के लिए फेनरीर के पंजे से केवल एक हमला ही काफी था। इस अनोखी शक्ति के कारण आमतौर पर प्रत्येक सेक्टर में केवल एक ही एंड गॉड दिखाई देता था, या कम से कम यही बात वेलेनोरा ने स्कैथा को बताई थी। संतुलन अवश्य होना चाहिए, इसलिए यदि अंत का देवता जन्म लेता है, तो आरंभ का देवता भी जन्म लेगा, लेकिन हमारे पास आरंभ के 3 देवता नहीं हैं, हमारे पास केवल विक्टर है। स्कैथा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, जब यह विचार उसके मन में आया। स्कैथा ने वेलेनोरा की ओर देखा। वेलेनोरा, तुमने कहा था कि इससे अधिक संतुलन पाना दुर्लभ है।
ये सही है। मैंने जितने भी सेक्टरों पर अधिपति के रूप में विजय प्राप्त की है, उनमें यह नियम हमेशा एक ही सेक्टर में 2 से अधिक अंत के प्राणियों का होता है, और आमतौर पर प्रत्येक सेक्टर के लिए केवल एक ही होता है। यदि ऐसा है तो संतुलन बनाए रखने के लिए केवल एक ही आरंभिक देवता होना चाहिए। ये सही है। एक अधिपति के रूप में मैंने जितने भी सेक्टर जीते हैं, उन सभी में यह नियम हमेशा लागू होता है। केवल यही सेक्टर असामान्य है, जिसमें 3 अंत देवता हैं और 2 तो एक ही स्रोत से आते हैं। वेलेनोरा ने सिर हिलाया। तो आपने संतुलन का उल्लेख किया, लेकिन हमारी स्थिति को देखिए, अंत के 3 देवता हैं, लेकिन शुरुआत का केवल एक ही देवता है, जो विक्टर है। ठीक है, ये वेलेनोरा की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि स्कैथा का क्या मतलब था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये काफी संभव है, प्रशिक्षण के बाद विक्टर की भविष्य की ताकत को देखते हुए। लड़कियों, हमें ये सोचने मत दीजिए कि आप किस तरह की बातचीत कर रही हैं। कृपया समझाएं, अन्ना ने धीरे से कहा। स्कैथा ने आह भरते हुए कहा, यह सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन मुझे लगता है कि विक्टर के अस्तित्व के कारण हमारे सेक्टर में 3 अंत देवता हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरे बेटे का इससे क्या लेना देना है? अन्ना ने उलझन में पूछा। उसकी ताकत, या कम से कम शुरुआत के देवता के रूप में उसकी भविष्य की ताकत की संभावना। याद रखें, ब्रह्मांड के पास खुद को संतुलित करने के अजीब तरीके हैं, और यह हमें एहसास किए बिना ऐसा करेगा। वेलेनोरा ने खुद पुष्टि की कि एक सेक्टर में अंत के 3 देवताओं का होना हास्यास्पद है और आदर्श से बहुत दूर है, लेकिन इनमें से किसी भी सेक्टर में विक्टर जैसा अस्तित्व नहीं था। उसकी क्षमता को देखते हुए, जैसे जैसे वह अपने देवत्व में प्रगति करेगा, विक्टर आरंभ के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक बन सकता है। और उसके प्रतिकार के लिए ब्रह्मांड ने 3 अंत देवताओं को जन्म दिया। कमरे में चारों ओर सन्नाटा छा गया। वेलेनोरा ने कहा, यह सिद्धांत काफी संभव है, और मुझे लगता है कि इसके सही होने की 90% से ज्यादा संभावना है, लेकिन हमें इस पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, ईंधन का उपयोग करें, है ना? हाँ, इस तरह की विधि का केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, प्रत्यक्ष नहीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो देवताओं को प्रत्यक्ष शक्ति प्रदान करे, वेलेनोरा ने कहा। हम क्यों न सिर्फ उन देवताओं को आशीर्वाद दिया जाए जो एंट प्राणियों से लड़ेंगे? कार्मिला बोली। अब तक चुप रहने वाली महिला ने स्थिति का विश्लेषण किया और महसूस किया कि यह सबसे अच्छा विकल्प था, यह देखते हुए कि उनके गुट में नॉर्स-पैंथियन के देवताओं की तुलना में कई शक्तिशाली देवता थे। एक अस्थायी आशीर्वाद। उस स्थिति में, यदि हम उस रास्ते पर जा रहे हैं, तो हमें उन आशीर्वादों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे कि भाग्य, विजय, युद्ध, बुद्धि इत्यादि। नताशा ने अपनी राय दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह संभव है। वास्तव में यह एक बहुत अच्छा विचार है। हम अप्रत्यक्ष रूप से असगार्ड के देवताओं की सहायता करेंगे, और जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो हम बस आशीर्वाद को हटा सकते हैं, स्कैथा ने कहा। लेकिन इसमें एक समस्या है। जब कोई उच्च स्तरीय ईश्वर किसी कमजोर ईश्वर को आशीर्वाद देता है, तो कमजोर पक्ष को यह एहसास हो जाएगा कि किस ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। क्या इसे छिपाने का कोई तरीका है? एग्नेस बोली। हाँ, वहां है, वेलेनोरा ने कहा। उसने अपना हाथ खोला, और उसकी हथेली में एक धातु जैसा गोलाकार तरल बनना शुरू हो गया। ये गोला आकार में बड़ा हो गया, और अगले ही पल, ये 7 छोटे कोर में विभाजित हो गया। एक बार जब यह विभाजन पूरा हो गया, तो कोर एक तरह के कंगन में बदल गए। 6 कंगन तैरते हुए गोल मेज पर आ गए और स्थिर हो गए, जबकि एक कंगन वेलेनोरा के हाथ में रह गया। इन वस्तुओं को दिव्यता छिपाने वाली वस्तुएं कहा जाता है। मेरे सबसे करीबी नौकर और मैं इनका इस्तेमाल तब करते थे जब हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो हमारे जैसे ही दिव्य अवधारणा को साझा करने वालों को महसूस न हो। वेलेनोरा ने कंगन लिया और उसे अपनी बांह पर रख लिया। अगले ही पल, कंगन में जान आ गई, और उसकी पूरी बांह एक तरह के धातु के कवच से ढक गई। जहां तक उनके प्रभावों की बात है, वे किसी भी दिव्य गतिविधि को विदेशी सत्ताओं से छिपाते हैं। इसलिए जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वे देखेंगे कि किसी विदेशी देवता या उनसे अधिक शक्तिशाली देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, लेकिन वे यह नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में किसने आशीर्वाद दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट
ये बिल्कुल सही है, वायलट मुस्कुराई। वेलेनोरा ने सिर हिलाया और कहा, ध्यान रहे कि इस उपकरण की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए बहुत शक्तिशाली दिव्यताओं का उपयोग न करें, अन्यथा यह अपनी सहनशीलता सीमा तक पहुंच जाएगा और नष्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विक्टर द्वारा प्रदान की गई बहुत सी दिव्य सामग्री तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति के रूप में आप हमारे लिए ऐसा कवच क्यों नहीं बनाते जो हमारी दिव्य शक्तियों के उपयोग को पूरी तरह से छिपा सके? स्कैथा ने पूछा। भले ही वह अब देवी नहीं थी, लेकिन ये तथ्य लंबे समय तक नहीं रहेगा। आखिरकार यहाँ मौजूद सभी लोगों में से स्कैथा ही वह थी जिसने सबसे अधिक मजबूत बनने का प्रयास किया। अपने पिछले महान पिशाच शरीर की तरह वह इस ड्रैगन शरीर की अधिकतम क्षमता तक पहुंचना चाहती थी, और जैसा कि सभी जानते थे, ड्रैगन भगवान की शक्ति सीमा अन्य सभी जातियों की तुलना में बहुत अधिक थी। मैं पहले से ही ऐसा करने के बारे में सोच रही थी, एक मजबूत कवच जो शरीर की रक्षा करता है, विभिन्न कायापलट रूपों के अनुकूल हो जाता है, और हमारी ताकत के स्तर और दिव्य अवधारणाओं को पूरी तरह से छुपा देता है। वेलेनोरा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्योंकि अप्रिय यादें उसके दिमाग में आ रही थीं। अपनी दिव्य अवधारणाओं में कई बड़े देवताओं के साथ एक उच्च क्षेत्र में प्रवेश करना शुद्ध मूर्खता है। मैंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है, इसलिए मैं एक ऐसा सही कवच बनाने जा रही हूं जो मेरी तकनीक, हेफेस्ट्स की क्षमताओं और ड्रैगन रून्स का उपयोग करता है, वेलेनोरा ने एक ठंडे स्वर में कहा जिसमें बहुत अधिक दृढ़ संकल्प था। जब से वह एक ड्रैगन में विकसित हुई है तब से उसका सबसे अधिक समय ड्रैगन रून्स के अध्ययन में व्यतीत होता है। यह एक रहस्यमयी शक्ति थी जिसे वह सहज रूप से समझती थी। भले ही वह इस पहलू में अन्ना जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन वह एक स्वाभाविक विद्वान थी और उसने जल्दी सीख लिया। इससे भी बेहतर, वो विभिन्न अन्य डोमेन में अपनी महारत के कारण अपनी खुद की मास्टर थी। इसलिए जब तक कि यह इस कला के लिए बहुत विशिष्ट न हो, वेलेनोरा इसे अपने दम पर विकसित कर सकती है। अच्छा, मैं आपके कवच को देखने के लिए उत्सुक हूं, स्कैथा ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लड़कियों, तुम फिर से लक्ष्य से भटक गई हो, अन्ना ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ओह, ठीक है, नॉज देवता, हुह। वायलट ने बोलना शुरू किया। उफ, अगर डार्लिंग का दिखावे को बनाए रखने का आदेश न होता तो हम बस उस जगह पर आक्रमण कर सकते थे और इसे अपने लिए ले सकते थे। कभी कभी चीजें बलपूर्वक हल नहीं की जा सकती, वायलट, और हमारे पास इसे चुपचाप निपटाने के लिए पर्याप्त संसाधन है, कार्मिला ने कहा। मैं जानती हूं, ये तरीका बहुत उबाऊ है, वायलट ने कहा। ठीक है, मैं इस पर आपसे बहस नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं, कार्मिला ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह जरूरी है कि हम हर तरह के युद्ध के मैदान के लिए खुद को ढाल लें। मम, डार्लिंग और स्कैथा ने मुझे एक ही बात बताई थी, मुझे पहले से ही पता है। चलो बस इससे निपटते हैं, वायलट ने अपने हाथ से इशारा किया, और गोल मेज के ऊपर 7 स्क्रीन दिखाई दी। अध्याय 950, छुट्टियां 2। ठीक है, मैं इस पर आपसे बहस नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं, कैमिला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह जरूरी है कि हम सभी तरह के युद्ध क्षेत्रों के लिए खुद को ढाल लें। एक बूढ़ी महिला के रूप में, वह अच्छी तरह से जानती थी कि अनुकूलन कई युद्धों को जीतने की कुंजी है। आप जिद्दी नहीं हो सकते और यह नहीं सोच सकते कि केवल एक ही तरीका सभी समस्याओं को हल कर सकता है। हाँ, हिंसा से कई चीजें हल हो सकती हैं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं भी हैं जिन्हें विक्टर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अकेले हिंसा से हल नहीं कर सकता। कभी कभी सूक्ष्मता और शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे शब्द युद्ध शुरू कर सकते हैं, वैसे ही शब्द युद्ध को रोक भी सकते हैं। बेशक उन शब्दों का स्वामी कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। मम्मा, डार्लिंग और स्कैथा ने मुझे पहले ही यही बात बताई है, मुझे पता है। चलो बस इसी से निपटते हैं। वायलट ने अपना हाथ हिलाया, और गोल मेज के ऊपर 7 स्क्रीन दिखाई दी। हमें किसे बुलाना चाहिए? वायलट ने उत्सुकता से पूछा। उसके मन में कुछ उम्मीदवार थे, लेकिन उसने यहां मौजूद सभी लोगों की राय जानने का फैसला किया। आखिरकार, हजारों सालों से जीवित रहने वाले इन पुराने बर्तनों के विपरीत, वह अभी भी एक मासूम बच्ची थी जिसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नाइक टाइक, गैया, मैटिस, अरेस, और मुझे लगता है कि आखिरी में परसेफोन और निक्स हो सकती है। स्कैथा ने वायलट की ओर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा।
किसी कारण से उसे लगा कि यह लड़की उसके बारे में कुछ बुरा सोच रही है। मुझे मैटिस, गैया, निक्स और परसेफोन में कोई समस्या नहीं दिखती। लेकिन नाइकी, अरेस और टाइक ड्रैगन देवता नहीं है, तुम्हें पता है। क्या ये कोई समस्या नहीं होगी? वायलट ने पूछा और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वायलट, क्या तुमने वेलेनोरा का स्पष्टीकरण नहीं सुना? एग्नेस ने पूछा। हाँ, मैंने सुना। और वायलट ने पूछा। एग्नेस ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा जैसे कि उसे सिरदर्द हो रहा हो और आह भरते हुए बोली, यह शापित कंगन किसी भी प्रकार की दिव्यता के उपयोग को छुपाता है, इसलिए हमारे मानकों के अनुसार कमजोर देवता भी अन्य प्राणियों को आशीर्वाद दे सकते हैं। वायलट ने तिरस्कार में कहा, और यही मेरी समस्या है, माँ। मैं जो कह रही हूं उसे जाने बिना मुझे जज मत करो और मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार मत करो। उसने शत्रुता के भाव के साथ कहा। मैं पूछ रही हूं कि क्या अरेस, टाइक और नाइक जैसे कमजोर देवता इस स्थिति में मदद कर सकते हैं। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि दुश्मनों को उनका आशीर्वाद महसूस होगा या नहीं। मुझे पता है कि इस कंगन के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ओह, मुझे खेद है कि मैं आपकी बात को गलत समझ गई। एग्नेस ने ईमानदारी से माफी मांगी, उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटी के बारे में बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। वायलट ने बस झल्लाकर कहा, माफी स्वीकार है। उसने उसे आसानी से माफ कर दिया क्योंकि उसने देखा कि एग्नेस ईमानदारी से माफी मांग रही थी। उनके आसपास का माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन हमेशा की तरह वेलेनोरा ने या तो इस पर ध्यान नहीं दिया या फिर इस पर ध्यान न देने का फैसला किया। आखिर एक महारानी कमरे को कैसे नहीं पढ़ सकती थी? एक अच्छी महारानी बनने के लिए यह एक बुनियादी कौशल था। एक पल सोचने के बाद वेलेनोरा बोली। कमजोर होने के बावजूद वे अपनी दिव्य अवधारणाओं में काफी उन्नत है, विशेष रूप से अरेस एक उच्च स्तरीय हिंसक युद्ध देवता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भाग्य और विजय जैसी दिव्यताएं निराशाजनक स्थितियों में काफी उपयोगी हैं। इस स्थिति में विजय की अवधारणा और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि भाग्य सभी मामलों में मदद करता है। स्कैथर ने कहा, विक्टर किस्मत की देवी को अपने साथ रखने पर इतना ध्यान क्यों देता है? इसका एक कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह समझता है कि किस्मत कितनी टूटी हुई हो सकती है। स्कैथर ने थोड़ी शत्रुता के साथ कहा, वह तो भाग्य की देवी को एक चलता फिरता विज्ञापन बनाकर प्रचारित करने और उसकी दिव्यता में आगे बढ़ने में उसकी मदद करने की हद तक चला गया। वह विक्टर द्वारा भाग्य की देवी को दिए जा रहे अत्यधिक ध्यान से ईर्ष्या कर रही थी। स्कैथर ने सोचा, मैं फिर से लड़ने के लिए कहूंगी। वह बिस्तर पर एक और लड़ाई के बाद एक अच्छी लड़ाई करके अपनी ईर्ष्या को मिटाना चाहती थी। ठीक है, मैं भी इसे समझ सकती हूँ, क्योंकि डार्लिंग के अधीनस्थों में से एक ने भाग्य की देवी के साथ सेक्स किया है। वह कमीना इतना भाग्यशाली है कि यह वास्तविकता को उसके पक्ष में मोड़ देता है, वायलट ने कहा। वतनबे गिंटोकी, वेलेनोरा ने उस जापानी व्यक्ति की छवि दिखाते हुए कहा जो जापान की घटनाओं में विक्टर का अधीनस्थ था। वेलेनोरा ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो उस आदमी को देखकर भी मुझे समझ नहीं आता कि उसमें दिव्यता कहां से आती है। शुरू में मुझे लगा कि उसे किसी जापानी किस्मत के देवता का आशीर्वाद मिला है, लेकिन मैं गलत थी। तो, एक विदेशी भगवान? एग्नेस ने पूछा। संभावना बहुत ज्यादा है, वेलेनोरा ने सिर हिलाया। यही एक कारण है कि विक्टर उसे उसकी उपलब्धियों के बावजूद पदानुक्रम में बहुत ऊपर उठने की अनुमति नहीं देता। दूसरा कारण यह है कि वह नहीं जानता कि गिंटोकी को कई अलौकिक प्राणियों के साथ एक जगह पर फेंकने पर किस तरह के अज्ञात प्रभाव होंगे। इस वजह से वह अभी भी नश्वर दुनिया में रहता है, उस आयाम में नहीं जहां हम अपना शहर बना रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... ऐसी स्थिति जो इस आदमी को निराश नहीं करती। वह सिर्फ पैसा कमाने में ही संतुष्ट है, वायलट ने टिप्पणी की। कैमिला ने कहा, वह एक साधारण व्यक्ति है। मैं उसका सम्मान कर सकती हूँ। वह बस अपना मासिक वेतन और रहने के लिए एक स्थिर जगह चाहता है। इस लक्ष्य को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब वह मर गई, तभी उसे सरल चीजों का मूल्य समझ में आया। विक्टर भी ऐसा ही था। वह एक साधारण व्यक्ति था जिसका लक्ष्य मजबूत बनना था, बस अपने परिवार की रक्षा करना और मजबूत प्राणियों से लड़ना था। और यह सोचना कि इस महत्वाकांक्षा ने उसे जीवित सबसे मजबूत प्राणियों में से एक बना दिया, कैमिला के लिए काफी दिलचस्प था। उद्धरण चिन्ह ...
उफ, मैं उसका बहुत बुरी तरह से विच्छेदन करना चाहती हूँ, लेकिन विक्टर मुझे ऐसा नहीं करने देगा, वेलेनोरा ने उस बच्चे की तरह बड़बड़ाया, जिसके पसंदीदा खिलौने को उसके माता पिता ने उससे दूर रख दिया हो। महिलाओं ने इस पागल औरत को घूर कर देखा, जो उन सभी लोगों का विच्छेदन करना चाहती थी जो उसे दिलचस्प लगते थे। मुझे उम्मीद है कि रूबी इस महिला से ये अजीब आदतें नहीं सीखेगी। आखिरकार वे अपनी अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र के कारण अक्सर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, वायलट ने सोचा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सबसे पुरानी दोस्त विच्छेदन से ग्रस्त एक पागल वैज्ञानिक बन जाए। वह एक ऐसे दोस्त को बर्दाश्त कर सकती थी जिसकी प्रवृत्ति मर्दवादी हो, लेकिन यह नहीं। यह बहुत आगे जा रहा था। लाशों की गंध असहनीय होगी। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वह ऐसी पागल आदतें न अपना ले। लड़कियों, अन्ना ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए बोलना शुरू किया। हम जानते हैं, अन्ना। हम फिर से अपने मुख्य उद्देश्य से भटक रहे हैं, वायलट ने आह भरी। उसे पहले ही पता चल गया था कि अन्ना क्या कहने वाली थी। ये तीसरी बार था जब उन्होंने अपनी चर्चा के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान पूरी तरह से खो दिया था। बस यही बात नहीं है। मेरा मतलब है, ये सच है, लेकिन ये बात नहीं है। अन्ना ने गिंटोकी की तस्वीर को देखा। यह आदमी इतना भाग्यशाली है कि उसका भाग्य उसके आसपास की वास्तविकता को विकृत कर देता है ना? हाँ, वायलट ने सिर हिलाया। एक बार मैंने उसे गोली लगते देखा, और गोली जमीन पर लगी और फिर वापस लौटकर उसके हमलावर को लगी। अगर यह वास्तविकता को विकृत करना नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या है, उसने जवाब दिया। अन्ना ने सिर हिलाया और फिर थोड़ी परपीड़क जिज्ञासा के साथ पूछा, तो क्यों न हम इस भाग्यशाली लड़के को ले जाएं और इसे नॉर्थ पैंथियन में फेंक दें? बस ये देखने के लिए कि क्या होता है। जापान में एक आलीशान घर में 80 इंच के टीवी पर नवीनतम पीढ़ी के कंसोल पर वीडियो गेम खेल रहे गिंटोकी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। जैसे ही उसे सिहरन महसूस हुई, वह कंसोल की ओर दौड़ा और उसे गले लगा लिया। अगले ही पल, वह किसी भी खतरनाक चीज के लिए इधर उधर देखने लगा। गिंटोकी इतना अनुभवी था कि उसे पता था कि जब उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ये कंपन महसूस होती है, तो मुसीबत उसके रास्ते में आने वाली है, मुसीबत जो उसे सिरदर्द और नया आघात देगी। इस वजह से, वह तुरंत अपने कंसोल की ओर भागा और उसे गले लगा लिया। आखिरकार, अगर उसके घर में कुछ हुआ, तो उसके कंसोल को कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि वह अपनी मौजूदा आय से कोई और कंसोल खरीद सकता था, लेकिन ये कंसोल उसके लिए खास था। आखिरकार, उसने इसे अपने पहले मिशन के पैसे से खरीदा था, इसलिए यह उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत मायने रखता था। चारों ओर देखने पर भी जब उसे कुछ गड़बड़ नहीं दिखी तो वह सावधानी से खड़ा हुआ और बोला, अरे, ये भावना अभी भी बनी हुई है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह मुझे परेशान नहीं करेगी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन और भी बढ़ गई। उफ, क्या मैंने मर्फी को अपने पास बुला लिया? मैं अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता? एक पल सोचने के बाद, गिंटोकी ने कहा, मैं अपने भूत मित्र से संपर्क करूंगा। अगर कुछ हुआ, तो मुझे उसकी मदद की जरूरत होगी। गिंटोकी अपने फोन की ओर बढ़ा और उसे उठा लिया। एक पल के लिए, उसने उस ओप को देखा जिसने उसे अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक के साथ सीधा संपर्क बनाने की अनुमति दी। उसके बॉस। उफ, यह सोचना कि जो आदमी मेरा बॉस है वह इतना शक्तिशाली है। यह अविश्वसनीय है। गिंटोकी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक ऐसे व्यवसाय के लिए काम कर रहा था जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ओप को एक तरफ रखते हुए, उसने एक नंबर डायल किया और अपने दोस्त, एक जीवित भूत को बुलाया।